नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यू जो मार्च 2020 के अंदर एमएस यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, तो विद फुल एक्सप्लेनेशन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एमसीक्यू थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर of the chemicals and is registered under the composition scheme, at what rate is liable to pay the GST, that is CGST plus SGST। यानी मैन्युफैक्चर है केमिकल कंपनी का, तो उसको कितना जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत पे करना पड़ेगा। 2% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, सेकेंड बी 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, या इंटरस्टेट के बारे में 0.5 टर्नओवर ऑफ द स्टेट, या फिर 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से देखा जाए तो 0.5% उसको सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी, इसके हिसाब से 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट उसको पे करना पड़ेगा। सो आंसर इज डी, 1% ऑफ टर्नओवर। सेकंड क्वेश्चन है, a registered person are paying the tax under the composition scheme is required to file annual return इन फॉर्म। कौन से फॉर्म के अंदर उसको पे करना पड़ेगा, वो फॉर्म नंबर हमें यहाँ पे देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखे GSTR 04, नेक्स्ट है GSTR 9, नेक्स्ट है GSTR 01, और उसके बाद ऑप्शन दे रखा है GSTR 3B। तो यहाँ पे अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो आपको GSTR 4 नंबर का फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी किसे कहेंगे? तो जीएसटी का मतलब हमें बताना है सेल्स बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट बेस्ड ऑफ मैन्युफैक्चर टैक्स है, या फिर नन ऑफ बोथ। तो यहाँ पे जीएसटी कहाँ पे होता है? तो जैसे जैसे चीजें बिकती जाती है तो हर एक ट्रेडर के पास से लिया जाता है, तो इसे सेल्स बेस्ड कंजम्पशन टैक्स कहलाएगा। तो आंसर इज ए, इज अ सेल्स बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट, the refund sought to be taxpayer is made in a form of relevant dates। यानी कौन कौन सी डेट को उसको रिफंड यानी टैक्स पेयर को पे करना पड़ेगा, रिफंड साउथ बाय द टैक्स पेयर इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह का फॉर्म कितने में टाइम में आपको लिख जाएगा। सो 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 डेज, या फिर 2 ईयर्स। तो आपको जब यहाँ पे रिफंड साउथ बी टैक्स पेयर इन द मेड इन द फॉर्म, किस तरह सा आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आंसर इज 2 ईयर्स, कि 2 साल का जो होता है वो रिफंड आपको मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ रिलायबल डेट से, आपको 2 साल के अंदर अंदर पैसा वापस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्टिविटीज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन आर मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन से शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है कि विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने कोई सप्लाई किया है तो वो एक्टिविटी कंसिडर की जाएगी, सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। तो शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1, या फिर शेड्यूल 5। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर ये चीज मेंशन की है कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन भी गुड्स या आपने डिलीवर किया है तो उसे सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, इसी एक्टिविटीज की लिस्ट में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इफ, यानी कौन से टाइम के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप वैल्यू ऑफ गुड्स उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो कहाँ पे होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू? एक तो ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर पहले सप्लायर द रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू में आएगा। ये 2 कंडीशंस है। या फिर और 2 कंडीशंस है कि सप्लायर और द रिसिपिएंट supplier are not related and the price is not sole consideration for the supply, सिर्फ प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाएगा और कुछ भी होगा तो चलेगा। थर्ड थिंग, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर द सप्लाई आर रिलेटेड, अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, और प्राइस आपका ओनली प्राइस कंसिडर किया जाएगा। या फिर डी, सप्लायर रिलेटेड हो और नॉट कंसिडरेशन फॉर द सप्लायर। सो ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई कब होता है? जबकि रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों रिलेटेड ना पर्सन हो, यानी एक दूसरे के रिलेटेड ना। और सेकंड, जहां पे प्राइस ओनली प्राइस वहां पे कंसिडर की जाती है तो उसे हम ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टर्म नंबर ए जो है, ए ऑप्शन जो है वो सही बैठता है।
सो आंसर इज ए, दैट इज सप्लायर एंड रिसिप्टेंट आर द सप्लायर नॉट रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यानी ओनली प्राइस टू बी कंसिडर और कुछ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ब्लैंक इन नेचर, किस तरह का होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये प्रोग्रेसिव नेचर है, रिग्रेसिव नेचर है, पॉजिटिव नेचर है, या नन ऑफ इट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो बढ़ता जाता है तो इसे प्रोग्रेसिव रेट कहते हैं, यानी अगर गरीबों के लिए कम टैक्सेस और अमीरों के लिए ज्यादा टैक्सेस तो उसे हम प्रोग्रेसिव कहेंगे। रिग्रेसिव का मतलब होता है उसे गरीब गरीब हो या अमीर हो सबके लिए एक ही टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं रिग्रेसिव। पॉजिटिव और नॉन ऑफ द अबव तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो हमारा आंसर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव, सो आंसर इज बी, रिग्रेसिव। लेकिन अगर यही चीज डायरेक्ट टैक्सेस में पूछी जाए तो डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स लेवल बढ़ता रहेगा, तो सब कहेंगे प्रोग्रेसिव। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज रिग्रेसिव, वो फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनवॉइस शुड बी इश्यूड विद इन द ब्लैंक डे फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप सर्विस प्रोवाइड करने के बाद कितने दिनों के अंदर अंदर आपको आपका बिल उसको बना के इनवॉइस बना के उसको देना है। तो वन होता है 10 डेज, 30 डेज, तो 45 डेज या फिर 60 डेज। तो हमें यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर हमें बिल बना के क्या कर देना है, सामने वाले पार्टी को दे देना है। आफ्टर 30 डेज अगर आपको बिल बनाओगे तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इन जीएसटी के लिए यहाँ पे इनवॉइस का जो डेट है वो मैक्सिमम 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विस अराइज एट ब्लैंक ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लायबिलिटी कब बनती है टू बी पे जीएसटी, तो यहाँ पे बताया गया कि एनी टाइम बिफोर द जीएसटी, यानी कभी भी आप दे सकते हो। सेकेंड, द टाइम एट द टाइम। थर्ड होता है एनी आफ्टर टाइम, एनी टाइम आफ्टर, यानी उसके बाद कभी भी आपकी लायबिलिटी बन जाती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। क्यों नन ऑफ द अबव होगा, उसके लिए हम रूल एक बार चेक कर लेते हैं। तो रूल हमारे पास है कि where the payment is to be received after the change the rate, charge the rate, but the invoice is issued prior, पहले इनवॉइस बन जाता है तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जब आपको पेमेंट मिलता है तब। लेकिन अगर इनवॉइस और दोनों जो अगर है वो बिफोर द चार्ज, यहाँ पे मेंशन किया है कि वेयर द इनवॉइस इश्यूड एंड द पेमेंट रिसीव्ड बिफोर द चार्ज इन द टैक्स रेट, यानी पहले से आपने इनवॉइस बना रखा है तो डेट ऑफ रिसिप्टेंट ऑफ पेमेंट या फिर इश्यू इन ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, यानी हर एक के अंदर अलग अलग रूल है। तो हम यहाँ पे एट द बिफोर या फिर आफ्टर नहीं कह सकते, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो सकता है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी हो सकता है, विच एवर इज अर्लियर, दो में से जो भी पहले होगा वो कर सकता है। सो यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज activities or transactions which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कहेंगे इन्हें स्पेसिफाई इन द शेड्यूल ब्लैंक ऑफ द सीजीएसटी, यानी कौन से शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है जो नॉर गुड्स नॉर सप्लाई। सो सेक्शन 3 में, सेक्शन 2, सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 1। तो जो एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन है वो सेक्शन 3 के अंदर मेंशन किया है कि बहुत सारी चीजें हैं कि वो सप्लाई में भी नहीं होगा और सर्विसेज में, यानी फूड सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स में भी नहीं होगा। तो सेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। ये नीचे जो आपको इवेंट्स दे रखे हैं उसमें से कौन से टैक्सेबल इवेंट्स है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ, सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी किसी ने भी कलेक्टेड किया उसको मैन्युफैक्चर किया। तो यहाँ पे देखो कि जो टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी आता है वो गुड्स और सर्विस के लिए है और उसके सप्लाई के ऊपर दिया जाता है, नहीं कि उसके सेल के ऊपर। सो आंसर इज ए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जैसे आईजीएसटी कहते हैं, इज लिविड ऑन ब्लैंक एंड इट इज कलेक्टेड बाय ब्लैंक, यानी कब लगाया, किसके ऊपर लगाया जाता है, कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर लगाया जाता है और कौन कलेक्ट करता है।
क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ऑप्शंस देख लेते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और इंट्रा स्टेट सप्लाई है या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो हमें पता है कि आईजीएसटी कब लगाया जाता है, जब आप दो स्टेट के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर ही आईजीएसटी लगाया जाता है। तो लिमिट होता है इंटर स्टेट। तो यानी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं ए या बी, लेकिन कलेक्टेड हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो फाइनल आंसर हमारा बन जाता है इंटर स्टेट सप्लाई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, सॉरी ह्यूमन कंजम्पशन। अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप अल्कोहल सप्लाई करते हो तो क्या होता है, जीएसटी लगाएगा जाएगा उसके ऊपर, स्टेट एंड वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाएगा। प्रेजेंटली जीएसटी इज नॉट लिमिट बट इन फ्यूचर, अभी तो नहीं लगाते, फ्यूचर में शायद लगा सकते हैं, या फिर जीएसटी इज नॉट लिमिट एट ऑल, कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सो अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें तो उसके ऊपर फिलहाल तो कोई जीएसटी नहीं है, प्रेजेंटली तो नहीं लगाया जाता, फ्यूचर के बारे में पता नहीं, तो सेक्शन पॉइंट सी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कंजम्पशन के ऊपर क्या लगाया जाता है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। सो आंसर इज बी, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वेट इज लेवल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चर है जो आइसक्रीम बनाता है एंड इज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 इज 25 लाख रुपए का उनका टर्नओवर है 2018-19। सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर, वो किसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में आपको दे रखा है, रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या कह सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। सेकेंड, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं है, कॉर्पोरेशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर नन ऑफ दोनों। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो रूल ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा अगर किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हमारे पास लिमिट दे रखी है, तो उसके अंदर वो नहीं शायद कर सकते। सो आंसर इज सी, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आंसर इज सी, कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे नोट कर दिया रहेगा कि प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग पर्संस आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। एक तो पहला कि जो आइसक्रीम, पान मसाला या फिर टोबैको प्रोडक्ट बनाता है, वो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी एक स्टेट या दूसरे स्टेट के साथ अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर भी कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो सी है, इसका रीजन भी हमने यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज following date is noted from the records of the Dhanashri Limited, suppliers of the service, to Kritika Limited, that is recipient of service, covered by reverse charge mechanism. So reverse charge mechanism जो एक मेथड है, उसके अंदर हमें यहाँ पे अलग अलग डेट दे रखी है कि कब सर्विस प्रोवाइड की गई है और कब सामने वाले बंदे ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत उसे सर्विस रिसीव की। So date of completion of service by the Dhanashri Limited to Kritika, यानी जब उसने सर्विस प्रोवाइड कर ली है वो 20/11 है। नेक्स्ट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस दिया है तो 15 तारीख को दिया है, दैट इज 15/10/2020, पहले ही दे दिया था। डेट ऑफ पेमेंट जब उसने किया कृतिका ने तो 21/12 को किया है, 21/12 एज पर द बुक्स ऑफ कृतिका, एंड अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक इन करंट अकाउंट ऑफ कृतिका 20/12 को ही हुआ है। सो ये विच डेट इज ट्रीटेड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। सो टाइम ऑफ सप्लाई में किस तरह से डेट दी जाएगी, ऑप्शन हमारे पास है 2011, 21 दिसंबर, 15/11 या फिर 20 दिसंबर। सो यहाँ पे हम देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा 15/11। क्यों भाई 15/11 आएगा, इसके लिए हमारे पास रीजन है। तो अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 12(13) के अंदर यहाँ पे 3 डेट लिखी जाती है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एंड डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे अगर हमारे एग्जाम्पल में देखा जाए तो फर्स्ट हमें बताया गया था कि रिसिप्ट ऑफ द गुड्स जो हमें दे रखा है, जो नंबर 2 में दे रखा, सॉरी यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो फर्स्ट में मेंशन कर दिया गया था कि 20/11 को हमने कंप्लीटेड सर्विस हो गई।
पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 21/12 या 20/12 दे रखी थी, तो जब अकाउंट से डेबिट होता है तो नंबर 4 में मेंशन किया था टर्म्स के अंदर 20 दिसंबर, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यानी जब इनवॉइस बनता है जो नंबर 2 में दे रखा था 15 अक्टूबर, तो एग्जैक्टली 30 days उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो 15/11 आता है। तो इसमें से जो अर्लियर डेट होगी वो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। सो आंसर इज सी, 15/11/2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GST pertaining to supply for the current month should be normally paid on the monthly basis by blank days of the succeeding month। यानी अगर आपको जीएसटी करंट मंथ का पे करना है तो अगले महीने की कौन सी तारीख तक आपको जीएसटी पे कर देना है। तो 10वें दिन यानी 10th डे को, 15th डेट को, 20th को, या फिर 25th को। तो यहाँ पे अगर करंट मंथ के अंदर आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं और उसका जीएसटी पे करना है, अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ की ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक का आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। तो आंसर इज ए, 10th डे ऑफ द सक्सेसिंग मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको 10 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है जीएसटी ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज ट्रीटेड एज। यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम किस तरह का कंसिडर किया जाएगा। आंसर क्वेश्चन हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर कहा जाएगा, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाएगा, या नाइदर सप्लाई नॉर गुड्स, और नन नन, यानी इसमें से कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर जो रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे उसको गुड्स भी नहीं कंसिडर किया जाएगा या फिर सर्विस भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो आंसर इज सी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, taxable person opting for compensation scheme is prohibited from the collecting tax on supply from recipient। यानी अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कोई भी बंदा अगर टैक्स लेता है, कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट्स ले रहा है, तो वो अपने रिसिप्टेंट से जब माल बेचेगा तो सामने वाली पार्टी से वो टैक्स नहीं ले सकता। सो ये आउटवर्ड कहलाएगा, यानी कौन से गुड्स आउटवर्ड के लिए, इनवर्ड के लिए, इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ, या फिर नाइदर इनवर्ड नॉट आउटवर्ड। तो जब आप रिसिप्टेंट यानी आप जब गुड्स बेच रहे हो तब आप सामने वाले पार्टी से आप पैसा नहीं ले सकते, सॉरी पैसा नहीं, पैसा तो लोगे ही, ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं ले सकते। सो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर यहाँ पे आउटवर्ड में ये हो सकता है, इनवर्ड में ये नहीं होता, सो आउटवर्ड इज एलिजिबल। सो आंसर इज ए, आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the power of central government and state government to impose a goods and service tax GST is conferred by the article of Constitution India। कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशन किया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास पावर है कि वो जीएसटी लगा सके। तो ये हमारे संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, 246A, 264A, 264 या 246। तो जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है 246A के अंदर मेंशन किया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करती है। सो आंसर इज ए, दैट इज 246A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a recipient of the goods and services is liable to pay tax under the CGST। यानी जब रिसिप्टेंट को पैसा पे करना होता है, यानी गुड्स जो डिलीवर कर रहा है वो जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसको पेमेंट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वर्टिकल चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या फिर बैकवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो जब गुड्स सप्लाई करने के बाद रिसिप्टेंट को अगर पेमेंट करना है तो उसे हम रिवर्स चार्ज करते हैं, अगर मर्चेंट को जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है तो उसे हम फॉरवर्ड चार्ज करते हैं। सो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा क्योंकि रिसिप्टेंट को जीएसटी पे करना है। सो आंसर इज सी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where a consideration is payable for the supply of goods and service or both, then treated as recipient। यहाँ पे बताया गया कि consideration is payable for the supply। तो यहाँ पे जो भी consideration उसकी जो कीमत है, ये goods या services की या दोनों की, तो वो treated as recipient कब कहा जाएगा, where, कहाँ पे। So person who is liable to pay for the consideration, जिसने consideration पे किया है वो। सेकेंड, a person to whom the goods are delivered and services rendered, जिसको goods deliver किया गया है या फिर सर्विस जिसको दी गई है उसको। The person who has given an order, जिसने ऑर्डर दिया है वो,
या फिर नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि अलग अलग सिचुएशंस में जिसने ऑर्डर दिया है वो पेमेंट करेगा, वो तो गलत बात है। जो जिसको गुड्स हमने डिलीवर किया, फिर सर्विस जिसको रेंडर्ड की, उसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। लेकिन हु इज लायबल फॉर द पे द कंसिडरेशन, ये कह सकते हैं कि जो कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल हो। तो यहाँ पे आंसर आता है कि जिसको हमने डिलीवर किया है या फिर सर्विस हमने रेंडर्ड की है, वही पर्सन या क्या होगा, उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, वो रिसिप्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे बात चल रही थी पेमेंट करने के बारे में नहीं, लेकिन रिसिप्टेंट कौन कहलाएगा इसके बारे में। तो हम जिसको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं वही हमारा रिसिप्टेंट होगा। सो आंसर इज बी, द गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। Next question is, a registered person paying tax under the competition scheme is required to file the annual return in a form। यानी कौन से फॉर्म नंबर उसको पे करना पड़ेगा अगर वो एनुअल कॉम्पोजिशन यानी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहा है और एनुअल रिटर्न फाइल करता है। तो GSTR 3B, GSTR 9, GSTR 4 या फिर GSTR 1। तो कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें तो GSTR 4 जो है वो एनुअल रिटर्न के लिए बनाया गया है। So answer is C, GSTR 4. Next question. Mr. Hardik carries a business in the state of Uttarakhand. उत्तराखंड के अंदर एक बंदर बिजनेस कर रहा है मिस्टर हार्दिक, एंड ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर द कॉर्पोरेशन स्कीम। वो कॉर्पोरेशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है। स्पेसिफाई द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन एग्रीगेट टर्नओवर। उसको आपको बताना है कि क्या क्या एग्रीगेट टर्नओवर या उसकी लिमिट है फॉर हार्दिक टू गेट द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के कौन कौन से बेनिफिट है और कब ले सकते हैं। तो 50 लाख का लिमिट है, सेकेंड 75 लाख का लिमिट है, 1.5 करोड़ का लिमिट है या फिर 1 करोड़ का लिमिट है। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हमारे पास 1.5 करोड़ है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है, उसके लिए लिमिट्स अलग अलग है, लेकिन ये स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर 1.5 करोड़ की लिमिट है। सो आंसर इज 1.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, as per the section 252 of the CGST Act, goods means every kind of movable property except, यानी goods हम सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे, लेकिन कौन सी चीज को नहीं करेंगे। सो आंसर में हमें पास ऑप्शंस दे रखे हैं, मनी एंड सिक्योरिटीज, मनीज एंड द स्टैंडिंग टिम्बर्स, मनी एंड ऑक्शनेबल क्लेम या फिर मनी एंड द स्टैंडिंग ग्रास। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हमें दे रखा है कि किस तरह के मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर नहीं कंसिडर की जाएगी। सो आंसर इज बी, दैट इज मनी एंड स्टैंडिंग टिम्बर्स। तो ये दोनों चीज जो है हम उसको जीएसटी में कंसिडर नहीं करेंगे। ऑक्शनेबल क्लेम या फिर स्टैंडिंग ग्रास हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सेक्शन 252 में मेंशन किया है मीनिंग ऑफ द गुड्स के अंदर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड द ऑक्शनेबल क्लेम, यानी ऑप्शन सी तो नहीं आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी आंसर डी में नहीं आ सकता। एंड ग्रास एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be served before the supply or under the contract of supply। तो यहाँ पे मनी और सिक्योरिटीज जो है वो ऐसी चीजें हैं, इट्स मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, लेकिन ये सारी चीजें अगर इंक्लूड हो सकती हैं। सो मनी, सिक्योरिटी एंड स्टैंडिंग टिम्बर्स यहाँ पे आंसर आ सकता है। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन थोड़े चेंज किए गए तो मनी एंड सिक्योरिटीज भी इसके अंदर आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for registered person paying tax under the composition scheme, the tax payment for the quarter should be made on or before the month of succeeding quarter। यानी जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो आपको कब रिटर्न फाइल करना होता है, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर कब तक पेमेंट करना होता है, 13th को, 15th तक, 10th तक या फिर 18th तक। तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्वार्टरली रिटर्न है तो उसके लिए हमें 18 दिन दिए जाते हैं। So it's a 18th date of the next quarter। तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको 18 दिन तक के अंदर पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द CGST एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर, CGST के अंदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होते हैं, नॉट ट्रीटेड एज पर्सन, दोनों को पर्सन कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दैट इज ऑप्शन में देखा है कि फर्स्ट नहीं किया जाएगा। ट्रीटेड एज पर्सन, दोनों को अलग पर्सन कंसिडर किया जाएगा। सर थर्ड, नॉट लायबल टू पे जीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना है, और नन ऑफ द हो, इसमें से कुछ भी नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स तो पे करना पड़ता है, वन डिपार्टमेंट और द डिपार्टमेंट,
लेकिन उसे एक पर्सन कंसिडर किया जाएगा। सो आंसर इज यहाँ पे बी, ट्रीटेड एज पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर द डिस्टिंक्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, एज पर द सेक्शन 2102 ऑफ द CGST एक्ट, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन। ये कौन सी चीजें आती है सर्विसेज में और कौन सी चीजें नहीं आएगी? तो यहाँ पे नहीं आने वाले अदर देन गुड्स एंड मनी, गुड्स मनी सिक्योरिटी एंड ऑक्शनेबल क्लेम, गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी, या फिर गुड्स। तो ऑक्शनेबल क्लेम तो कंसिडर नहीं किया इसका। हाँ, गुड्स जो ऑलरेडी गुड्स के अंदर मीनिंग में आता है, मनी एंड सिक्योरिटीज की बात करें तो ये तीनों चीज ऐसी है कि जो सर्विस में नहीं कंसिडर की जाएगी। सो आंसर इज सी, दैट इज गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन है, मिस्टर पी इज एंगेज इन सप्लाइंग द गुड्स इन द इंटरस्टेट ट्रेड, यानी दो स्टेट के अंदर ये क्या करता है, गुड्स डिलीवर करता है एंड दैट्स अ कॉमर्स एंड ही इज लायबल टू रजिस्टर अंडर द GST। तो इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करना है। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज द फाइनेंशियल एक्सीड, रजिस्ट्रेशन के लिए भी कौन सी लिमिट है, कितने रुपए की अगर बिजनेस करेगा इंटरस्टेट के अंदर तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो 20 लाख रुपीज का है, 0, 10 लाख या फिर 40 लाख। तो इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 0, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो वो इंटरस्टेट के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, यानी 0 से ज्यादा कुछ भी, द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 0। ओके, तो कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लिविड ऑन, किसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं? प्रॉफिट अर्न बाय पर्सन, यानी जो मुनाफा होता है उसके ऊपर लगाएंगे। वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, गुड्स या सर्विस के वैल्यूज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे। वेल्थ ऑफ पर्सन, हमारी संपत्ति के ऊपर लगाए जाएंगे, या इनकम ऑफ पर्सन, उस जो भी बंदा है उसकी इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाया जाता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के यहाँ पे बात करती है तो उसके वैल्यूज पे लगाए जाएंगे। सो आंसर इज बी, देयर इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2021 के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।